नमस्कार, आप देख रहे हैं विस्टा न्यूज। मैं हूं दिवाकर विक्रम सिंह। यूक्रेन और रूस के बीच जारी जंग का 11वां दिन है। 10 दिन बीत जाने के बाद 11वें दिन ये खबर तो कुछ आपको सुकून देने वाली हो सकती है कि अब मध्यस्थों की फहरिस्त बढ़ रही है और शांत की कवायद करते हुए दोनों देश दिख रहे हैं, ये संकेत दे रहे हैं। और इन संकेतों से साफ है कि अब रूस और यूक्रेन कम से कम ये बात मानने लगे हैं कि युद्ध अंतिम तौर पर स्थायी समाधान नहीं है, क्योंकि स्थायी समाधान के लिए बातचीत और सीज फायर की दरकार है। बहरहाल अभी ये दूर की बात है, ये दूर की कौड़ी लगती है, क्योंकि न तो सीज फायर की स्थायी सीज फायर की स्थिति बन रही है और न बातचीत की वो स्थिति जिसमें सचमुच में शांति की पहल हो सके। हालांकि आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो ये भी बताते चलें कि तीसरे दौर की बातचीत रूस और यूक्रेन के बीच होनी है। उस बातचीत का मसौदा वही है जो 2 बातचीतों का था, और उन बातचीत के दौरान सिर्फ और सिर्फ बातचीत के शुरुआत के पहले दोनों पक्षों में से कोई एक पक्ष अपना अपना मुख्य मसौदा या अपना रुख या यूं कह सकते हैं अपनी शर्त थोपता था, और उसके कारण दोनों बातचीत बेनतीजा रही। तीसरे दौर की बातचीत में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बन रही है, क्योंकि रूस पीछे हटने को तैयार नहीं और जेलेंस्की झुकने को तैयार नहीं, जबकि पुतिन अब स्पष्ट कर चुके हैं कि अगर यूरोप और अमेरिका की गोद में खेलने की हिमाकत जेलेंस्की आगे करते रहे तो कीव को बर्बाद कर देंगे। सवाल यह है कि उन्होंने कीव शब्द का इस्तेमाल क्यों किया, यूक्रेन का नहीं, क्योंकि हम आपको बराबर यह बताते चले रहे हैं कि कीव में यूक्रेन की सेना को भारी तबाही के दौर से गुजार सकती है रूसी सेना, लेकिन कीव में एंट्री नहीं कर रही है, चारों तरफ से घेर करके रखी हुई। वो सेना जो 1 घंटे के अंदर कीव पर कब्जा कर सकती है, लेकिन ऐसा नहीं किया जा रहा है, क्योंकि हम बार बार ये बता रहे हैं कि जब स्ट्रीट फाइटिंग की स्थिति होगी तो हारी हुई सेना अगर रूस को ज्यादा मुश्किलों में डाल पाई तो ये मनोवैज्ञानिक रूप से उसकी जीत मानी जाएगी। और इसी कारण से रूस की सेना कीव में एंट्री नहीं कर रही है, और जब तक कीव में रूस की सेना पहुंचेगी नहीं तब तक व्लादिमीर पुतिन कीव को जीत लेने का दावा या उसको जीत लेने की घोषणा नहीं कर सकते। हालांकि पुतिन ने एक उच्च स्तरीय बैठक के बाद अब सार्वजनिक तौर पर कह दिया है कि यूक्रेन की रीढ़ तोड़ने का काम 10 दिन के आक्रमण के दौरान पूरा हो चुका है, और रणनीतिक रूप से यूक्रेन जिस सहारे की बदौलत, जिस सहयोग की बदौलत कूद रहा था, उसके वो सारे तथ्य जिनके आधार पर वो अपने आप को आगे मजबूत कर सकता था, उसको रूस ने खत्म कर दिया। वो स्ट्रैटेजिक पॉइंट्स और महत्वपूर्ण प्रतिष्ठान रूस ने बर्बाद कर दिए, जिनकी ताकत पर यूक्रेन ये लड़ाई लंबी लड़ सकता था। मतलब साफ है, पुतिन ने कह दिया है कि 2 हफ्ते के भीतर यूक्रेन को पूरी तरह से तहस नहस करने का जो कार्यरूप या योजना बनाई गई थी वो पूरी तरह से सफल हुई है। और अब जेलेंस्की को सोचना है, यूक्रेन के लोगों को सोचना है कि वास्तव में उन्हें यूरोप की या अमेरिका की गोद में खेलना है या रूस के साथ एक बेहतर पड़ोसी के तरह रहते हुए आगे बढ़ना है। ये तो जेलेंस्की को तय करना है, यूक्रेन के लोगों को तय करना है, क्योंकि बातचीत के मसौदे में अब पुतिन ये बातें भी करेंगे कि वो यूक्रेन की संप्रभुता पर चोट नहीं करना चाहते, लेकिन उस किसी भी व्यवस्था पर चोट करेंगे जो यूक्रेन में बैठकर यूरोप की भाषा बोलेगा, नाटो की भाषा बोलेगा या अमेरिका की भाषा बोलेगा। और शायद यही कारण है कि बातचीत का ये तीसरा दौर बेनतीजा ही रहे, क्योंकि यूक्रेन को जो सहायता मिल रही है हर उस पश्चिमी देश से, नाटो के सहयोगी देशों से, अमेरिका से, यहां तक कि यूनाइटेड नेशंस से, उस सहायता की बदौलत यूक्रेन इस लड़ाई को लंबा खींचने की कवायद कर रहा है। इस खबर के बावजूद कि राष्ट्रपति जेलेंस्की अब यूक्रेन के
हर एक क्षेत्र में भागे भागे फिर रहे हैं या वो यूक्रेन छोड़ करके पोलैंड जा चुके हैं। हालांकि इस खबर की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई। युद्धरत दो देश प्रोपेगेंडा के तहत ढेर सारे दावे कर रहे हैं, जो हम आपको लगातार इन 10 दिनों में बताते रहे, और आज 11वें दिन एक बड़ी खबर के साथ हम आपके साथ रूबरू हुए हैं, और वो ये है कि इजराइल के प्रधानमंत्री ने रूस के साथ बातचीत की है। व्लादिमीर पुतिन के साथ 3 घंटे से अधिक वार्ता चली है, और यह वार्ता क्रेमलिन में हुई है। इजराइल के पीएम ने तमाम और अन्य मुद्दों के साथ इजराइल के पीएम ने व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। रूस की राजधानी मॉस्को पहुंचे और क्रेमलिन में उनकी मुलाकात हुई है। 3 घंटे से अधिक की बैठक में बेनेट और व्लादिमीर पुतिन के बीच उन तमाम मुद्दों पर बातचीत हुई, और उसके साथ ही इजराइल ने स्पष्ट तौर पर मध्यस्थ की भूमिका अदा करने की भी बात कही है, और यह पेशकश इजराइल पहले ही कर चुका है। इस मध्यस्थता की स्थिति में इजराइल क्या कुछ साधना चाहेगा, ये आपको हम जरूर बताना चाहेंगे। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि यूएनएससी से लेकर के और अन्य हर उस मंच पर अगर रूस का कोई साथ दे रहा है तो इस समय 3 देश, एक भारत, दूसरा चीन, तीसरा यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। जबकि गल्फ का कोई देश अगर रूस के साथ हो रहा है तो आने वाले किसी भी संभावित गठबंधन में, क्योंकि रूस अपने पक्ष को स्पष्ट करके उस देश के साथ हो लेता है। इजराइल ये नहीं चाहेगा कि सीरिया भी एक ऐसा देश है जो यूक्रेन के साथ खड़ा हो रहा है, यूक्रेन के साथ ना खड़ा होकर के रूस के साथ खड़ा हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो गल्फ के 2 देश सीरिया और यूएई रूस का पक्ष ले रहे हैं, और उन स्थितियों में जब रूस इनका साथी हो जाएगा तो इजराइल शक्ति संतुलन में इसको अपने खिलाफ, अपने हितों के खिलाफ मानेगा। और यही एक कारण है कि इजराइल शुरू से ही बहुत ही गंभीरता के साथ, बैलेंस तरीके से इस पूरे मामले में दखल दे रहा है या कोई बयान दे रहा है। हालांकि इजराइल के विदेश मंत्रालय की तरफ से यूक्रेन के पक्ष की बातें की जा रही हैं, लेकिन इजराइल के प्रधानमंत्री ने अभी तक कोई ऐसी बात नहीं कही है जो रूस के हितों के खिलाफ है। यह जानते हुए कि अमेरिका और इजराइल एक बेहतर रणनीतिक सहयोगी हैं, बहुत ही घनिष्ठ रिश्ते हैं, लेकिन वही अमेरिका जो आज ये समझ रहा है कि रूस किसी भी कीमत पर अब मानने वाला नहीं, हो सकता है कि अमेरिका और इजराइल के बीच एक अंदरूनी सहमति बनी हो कि रूस को किसी भी तरह से मनाया जाए। और इजराइल चूंकि एक ताकतवर देश है, सैन्य रूप से भी वो बहुत ही महत्वपूर्ण देश है, आर्थिक और हर एक रणनीतिक बिंदु से अगर देखा जाए तो इजराइल की स्थिति गल्फ में बहुत मजबूत है, और वो इन स्थितियों में रूस का साथी बनकर एक बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है अमेरिका, रूस, चीन और अन्य देशों के बीच। और ऐसी मध्यस्थता रूस स्वीकार करेगा या नहीं, ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि अगर इजराइल की मध्यस्थता में रूस ने कोई कदम आगे बढ़ाया तो भारत की भी भूमिका उसमें महत्वपूर्ण हो जाएगी, क्योंकि इजराइल और भारत, वर्तमान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और इजराइल के प्रधानमंत्री के बीच बहुत ही अच्छे संबंध हैं। और चूंकि रूस भारत का एक बेहतर सहयोगी, रणनीतिक सहयोगी है, उन परिस्थितियों में अगर इजराइल मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश करेगा तो भारत और इजराइल राजनयिक स्तर पर एक संयुक्त प्रयास भी आगे कर सकते हैं। हालांकि अभी इसकी कोई खबर नहीं है, लेकिन जो राजनयिक तौर पर जो एक पक्ष दिखता है उसके हिसाब से अगर विश्लेषण किया जाए तो आज अगर इजराइल की भूमिका रूस और यूक्रेन के युद्ध को समाप्त करने में कुछ प्रतिशत आगे बढ़ती है तो उसमें भारत की भूमिका भी आगे देखी जा सकती है। और इन दोनों की भूमिका अगर प्रभावी रही तो अमेरिका भी इनके माध्यम से रूस से बेहतर संबंध कायम कर सकता है।
और इस युद्धरत और परमाणु युद्ध के मुहाने पे खड़ी दुनिया को बचाने की एक अंतिम कवायद और कोशिश हो सकती है। तो इसलिए इजराइल के प्रधानमंत्री बेनेट का मिलना और पुतिन के साथ 3 घंटे की वार्ता, वो भी रूस की राजधानी मॉस्को में, और इस पूरे वार्ता के दौरान सभी मुद्दों पर बातचीत के साथ साथ इजराइल की भूमिका एक मध्यस्थ के तौर पर आंकी जाए या उसको समझा जाए, इस पर भी पुतिन के सामने कई बातें प्रधानमंत्री ने रखी। हम आपको बता दें कि जब प्रधानमंत्री रूस रवाना हुए तो उनके साथ एक अनुवादक भी था जो रूसी भाषा को इजरायली भाषा में अनुवादित कर सकता था, और इसलिए दोनों की बातचीत 3 घंटे तक बिना किसी रुकावट के आगे बढ़ी, और उसमें दोनों ने एक पक्ष को देखा, समझा और अपने अपने दृष्टिकोण को प्रस्तुत किया। आगे ये दोनों इसी तरह से बातचीत के जरिए समाधान करने की कोशिश करेंगे, और क्या इजराइल मध्यस्थ बनेगा ये तो अभी स्पष्ट तौर पर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि रूस को मनाने की कोशिशें तो लगभग हर देश की तरफ से की जा रही, यहां तक कि अमेरिका और फ्रांस की तरफ से। लेकिन दूसरी तरफ मनाने के बाद जब यूक्रेन को हथियारों की और अन्य तरह की सप्लाई की बात उन देशों की तरफ से की जाती है, तो रूस न सिर्फ उनको दरकिनार कर देता है बल्कि उनकी गीदड़ भपकियों को भी नजरअंदाज करके यूक्रेन पर हमलों की स्थिति को और ज्यादा सघन कर देता है, उसको और ज्यादा प्रभावी करता है, उसको और भी खतरनाक बना देता है। और इस कारण से यूक्रेन पर रूस की बमबारी, प्रक्षेपास्त्रों से हमला, खतरनाक बमों का इस्तेमाल और रूस की पैदल सेना का 11 से 12 प्रमुख यूक्रेनी शहरों में उनका तांडव, ये अब आम बात हो गई है। 11वें दिन भी मारिउपोल और अन्य शहरों को बेहद बुरी तरीके से निशाना बनाया गया। इस बात के बाद कि जब पुतिन ने स्पष्ट कर दिया कि 11 दिन की कार्रवाई में, माफ करिएगा 10 दिन की कार्रवाई के बाद यूक्रेन के खिलाफ सैन्य अभियान की वो भूमिका जो रूस ने तय की थी वो पूरी हो चुकी है, और अब आगे की कार्रवाई पर भी विचार किया जा रहा है। मतलब साफ है कि यूक्रेन की तबाही लगभग पूरी की जा चुकी है, और ये रूस के सैन्य रणनीति का हिस्सा थी कि उनके इतने शहरों को, इतने प्रमुख प्रतिष्ठानों को बर्बाद करना है। तो हम आपको इस खबर के साथ अब हम विराम देना चाहेंगे कि इधर रूस के साथ इजराइल की प्रधानमंत्री की वार्ता और पुतिन का अभी भी कोई स्पष्ट संकेत न देना इस बात की ओर इशारा करता है कि अभी भी पुतिन के मन में यूक्रेन की तबाही के कुछ और भी इबारत लिखने की हसरत है, क्योंकि यूक्रेन को तबाह करके ही वो ये साबित करना चाहते हैं कि यूक्रेन किसी भी स्थिति में यूरोप या नाटो या अमेरिका की गोद में नहीं खेल सकता, उसे रूस के साथ ही आगे बढ़ना होगा। दूसरी बात, भारत के वो छात्र जो वहां फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने का काम तेजी से किया जा चुका है। 11वें दिन अर्थात रविवार के सुबह तक कुल 13,300 भारतीय छात्र यहां पर पहुंच चुके हैं, और पूरे रविवार के बीत जाने और सोमवार के अल सुबह तक 3 से 3,500 और छात्रों को, बताया ये जा रहा है कि 3.5, लेकिन कम से कम 3,000 छात्रों को और भी वहां से लाना है, जो युद्धरत देश यूक्रेन के इर्द गिर्द के प्रमुख देश हैं, पोलैंड, हंगरी और रोमानिया के जरिए। और उन सभी को लाने के बाद ये आशा की जा रही है कि अगले 72 घंटे में वहां फंसे सभी छात्रों की वापसी हो जाएगी। खबर यह भी है कि खार्किव में फंसे सभी छात्र कम से कम युद्धरत खार्किव से बाहर निकल चुके हैं। वो या तो किसी शेल्टर होम में हैं, शेल्टर पॉइंट्स में हैं, या वो भारत के रास्ते की ओर बढ़ने की तरफ अग्रसर हैं। क्या है उनकी स्थिति, कब वो पहुंचेंगे भारत, और भारत भी इस युद्धरत 2 देशों के राष्ट्राध्यक्षों के साथ किस तरह से संपर्क बनाएगा और आगे की क्या स्थिति होगी, हम एवी स्टार न्यूज़ के माध्यम से आपको समय समय पर बताते रहेंगे। लेकिन इसके लिए आपको देखते रहना होगा एवी स्टार न्यूज़,
क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।